नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल टीजी2 बार्क एनपीसीआईएल सेल डीआरडीओ आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि इस सीरीज में प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्नों को लिया है। दोस्तों, ये आपके यूपीपीसीएल जो एग्ज़ाम होने जा रहा है 3 नवंबर से, ये उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का हमारा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, और दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे इस सीरीज में हमने सभी टॉपिक से प्रश्नों को लिया है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि प्रश्न छूट गया हो, सभी टॉपिक को हमने कवर किया है। एक तरह से आपका ये मॉक टेस्ट की तरह काम करेगा। इसमें हमने सवालों को लिया है, जो कि आप देख रहे हैं कि यूपीपीसीएल टीजी2 में एक ही शिफ्ट में कम से कम 50 सवाल ही पूछ लिए जाते हैं। इसलिए ये सारी जानकारी ध्यान में रखते हुए हमने इस सीरीज को तैयार किया है। चलिए शुरुआत करते हैं। किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये इसका सही उत्तर है। चलिए व्याख्या सहित आपकी बात करेंगे, जो कि किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड एक अच्छा विद्युत रोधी होता है। यह रबर की अपेक्षा अधिक टिकाऊ होता है। आजकल पीवीसी का प्रयोग अधिक मात्रा में होता है। अगला आपका दिया गया है, जो कि वह केबल जिसको अर्थ करना आवश्यक है कौन सी है। सही उत्तर आपका है, जो कि यहाँ पर लेड शीथेड केबल यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसा कि यह रासायनिक उद्योगों एवं अन्य मशीनों की वैद्युत वायरिंग के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, रासायनिक उद्योग एवं अन्य भारी मशीनों को बिजली सप्लाई करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी केबल है। सही उत्तर आपका है, जो कि यहाँ पर लेड शीथेड केबल ऑप्शन नंबर सी, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला आपका दिया गया है, जो कि उच्च वोल्टता केबल को कवचित करने हेतु प्रयुक्त पदार्थ है आपका। यहाँ पर सही उत्तर है, जो कि इस्पात होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम फिर से देख लेते हैं, जैसे कि हाई वोल्टेज केबल को कवचित करने हेतु प्रयुक्त पदार्थ इस्पात होता है। यह बेंडिंग संस्तरण के ऊपर तथा सर्विंग के नीचे होता है। यह बेंडिंग की सुरक्षा हेतु उपयोग किया जाता है। अगला आपका दिया गया है, जो कि केबल के विद्युत रोधक पदार्थ में क्या गुण होना चाहिए। सही उत्तर है, जो कि यहाँ पर अति अवरोधकता और उच्च परावैद्युत शक्ति जो है, और निम्न आपका विद्युतशूलता, यानी ये सभी गुण होने चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इसकी व्याख्या सहित, जो कि केबल के विद्युत रोधक पदार्थ में अति अवरोधकता, उच्च परावैद्युत शक्ति, निम्न विद्युतशीलता का गुण होना चाहिए। केबल का विद्युत रोधक नमी मुक्त होना चाहिए। नमी के कारण इनका परावैद्युत सामर्थ्य कम हो जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि ओवरहेड टेलीफोन लाइन निम्नलिखित की बनी होती है। सही उत्तर, जो कि आपका राइट आंसर है, यहाँ पर स्टील की तार की बनी होती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला आपका दिया गया है, उड़ते विमान द्वारा उत्पन्न ऊर्जा डैश कहलाती है। सही उत्तर, जो कि यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपकी उड़ते विमान में जो है स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जा होती हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर ई सही उत्तर हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं, उड़ते विमान अथवा उड़ते पक्षी द्वारा उत्पन्न सदैव ऊर्जा जो है सदैव स्थितिज और गतिज दोनों होती हैं।
क्योंकि पक्षी की ऊंचाई के कारण स्थितिज ऊर्जा तथा वेग के कारण गतिज ऊर्जा होता है। अगला है, अगला आपका दिया गया है यहाँ पर, जो कि जब कोई व्यक्ति किसी उपकरण के विद्युतीय रूप से चालू भाग को स्पर्श करता है तो हाथ और पैर के बीच के विभव को क्या कहा जाता है? सही उत्तर आपका है जो कि यहाँ पर स्पर्श विभव राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर जब कोई व्यक्ति किसी उपकरण के विद्युतीय रूप से चालू भाग को स्पर्श करता है तो पैर और हाथ और पैर के बीच के विभव को स्पर्श विभव कहते हैं। अगला है, अगला आपका दिया गया है, सामान्य रूप से स्पर्श विभव की तुलना में स्टेप विभव परिमाण में डैश डैश होते हैं। सही उत्तर आपका है छोटे होते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, किसी कंडक्टर में डैश डैश की वजह से इलेक्ट्रिक करंट गुजरने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। राइट आंसर है यहाँ पर रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर एक बार फिर से बताना चाहेंगे, किसी कंडक्टर में से धारा गुजरने पर उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह कंडक्टर के प्रतिरोधी गुणधर्म के कारण होता है। फार्मूला आपका होता है जो कि ऊष्मा बराबर I²RT, जहाँ की H ऊष्मा को प्रदर्शित करता है, I धारा को, और R रेजिस्टेंस को, T समय को प्रदर्शित करता है। अगला है, आदर्श रूप से नियतांक वोल्टता स्रोत में होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपको बताना है। सही उत्तर है 0 प्रतिरोध होना चाहिए, ये इसका राइट आंसर है। चलिए डायग्राम आप देख सकते हैं जो कि दिया गया है। यहाँ पर आदर्श रूप से नियतांक वोल्टता स्रोत 0 प्रतिरोधी होता है, जबकि नियतांक धारा स्रोत का प्रतिरोध अनंत होता है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पर, जो कि आपको बताना चाहेंगे, 10 मिली एम्पियर के रेंज के 1 मिली एमीटर में एक प्रतिरोध की एक कॉइल है। एक रेंज के एमीटर के तौर पर इसका प्रयोग करने के लिए अपेक्षित शंट में प्रतिरोध होना चाहिए। राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए पहले इसे आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, जो कि यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन के माध्यम से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमको यहाँ पर मान लो मोबाइल में लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है, यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आपको समझा देते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, फार्मूला आपका होता है RS बराबर RM/m-1। इस फार्मूले पर आपको ये मान निकाला है, जो कि यहाँ पर ये मान आपको रख देना है। यहाँ पर आपका 1/99, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि टेलीग्राम चैनल का नाम है KK एग्ज़ाम फाइट PDF चैनल। इसके नाम पर टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, आप इस पर जाकर PDF ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यदि किसी परिपथ में 20 ओम और 30 ओम के 2 प्रतिरोध हैं और पूरे परिपथ पर 50 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो 30 ओम के प्रतिरोध पर वोल्टेज की कितनी गिरावट होगी। चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप। चलिए यहाँ पर पहले तो देख सकते हैं 20 और 30 के 2 ओम प्रतिरोध लगे हुए हैं, जो कि यहाँ पर 50 वोल्ट धारा है यानी वोल्टेज है। जैसा कि यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, जो कि रेजिस्टेंस दोनों दिए गए हैं, आपका प्रतिरोध दिया गया है। यहाँ पर रेजिस्टेंस आप कुल निकालेंगे जो कि सीरीज में जुड़े हुए हैं तो 50 हो जाएंगे। 20 30 यहाँ पर I बराबर निकालेंगे, I बराबर V/R फार्मूला होता है। यहाँ V का मान आपका 50 दिया गया था, रेजिस्टेंस आपका 50 आया, जो कि भाग देंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। यहाँ पर आगे चलेंगे, फिर दोस्तों यहाँ पर V, अतः दोनों प्रतिरोध में समान धारा बहेगी, इसलिए V2 के लिए आपकी 30 वोल्ट धारा बहेगी, यानी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए 30 वोल्ट राइट आंसर है। चलिए देख सकते हैं आप एक बार फिर से, और इसे अपने आप खुद से सॉल्व करिए, क्योंकि UPPCL TG2 में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि कैलकुलेटिव होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है। यहाँ पर हम आपको बता देना चाहेंगे, जो कि कौन सा संबंध लीकेज विद्युत धारा की गणना करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। राइट आंसर, जो कि यहाँ पर I बराबर E/R, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर ओम के नियमानुसार लीकेज विद्युत धारा की गणना की भी जाती है।
इस नियमानुसार वोल्टता धारा के समानुपाती होता है, जो कि ओम के नियमानुसार V प्रोपोर्शनल I होता है। V बराबर आई आर आपका फार्मूला होता है। यहाँ पर I बराबर V आप निकाल सकते हैं, या तो आप V अपान आर लिख दीजिए या तो आप E अपान आर, जो कि आपको पता है। अगला आपका दिया गया है ओम का नियम डैश डैश के लिए सही है। राइट आंसर आपका है, जो कि यहाँ पर नियत तापमान पर धातु चालकों, ये इसका सही उत्तर है। चलिए एक बार आपको ओम का नियम के बारे में बताना चाहेंगे। ओम के नियम सदैव नियत तापमान और पर धात्विक चालकों में लागू होता है और इस नियमानुसार वोल्टता धारा के समानुपाती होती है यदि निकाय नियत दाब एवं ताप पर कार्यरत हो। अगला आपका दिया गया है शॉर्ट सर्किट के मामले में वोल्टेज डैश डैश और धारा डैश डैश हो जाती है। राइट आंसर, जो कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट के मामले में वोल्टेज जो है, यहाँ पर आपकी वोल्टेज जो है आपकी शून्य हो जाती है और आपकी जो धारा है वो अनंत यानी असमान रूप से उच्च हो जाती है। ये इसका सही उत्तर है। चलिए फिर से एक बार बता दें, शॉर्ट सर्किट के मामले में वोल्टेज शून्य तथा धारा असामान्य रूप से उच्च हो जाती है क्योंकि संलग्न प्रतिरोध बहुत कम होता है। अगला है, किसी खुले सर्किट में सर्किट प्रतिरोध तथा धारा के प्रवाह का मान क्रमशः क्या होता है। राइट आंसर, जो धारा का प्रवाह होता है, यहाँ पर आपको बताना है किसी खुले सर्किट में प्रतिरोध जो आपका होता है वो अनंत हो जाता है और धारा का प्रवाह जो है यहाँ पर आपका 0 हो जाता है। ये इसका सही उत्तर है। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं कि किसी खुले सर्किट में सर्किट प्रतिरोध तथा धारा के प्रवाह का मान अनंत तथा शून्य होता है। साथ ही यदि रेजिस्टेंस अनंत होगा तो उसमें संपूर्ण स्रोत वोल्टता लागू होगी, जबकि यदि रेजिस्टेंस 0 होगा तो उस संयोजन में संपूर्ण धारा लागू होगी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का आवश्यकता है। राइट आंसर, जो कि पथ, ये इसका सही उत्तर है। अगला आपका दिया गया है यहाँ पर, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट ब्रेकर ग्राउंड फॉल प्रोटेक्शन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सही उत्तर आपका है, जो कि यहाँ पर चलिए हम आपको बता देते हैं, ये आपका ग्राउंड के लिए अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर यानी ELCB इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, पूरी जानकारी यहीं पर आपको दे देते हैं। यह अर्थ लीकेज धारा को एक निर्धारित मान से अधिक होने की अवस्था में उपयंत्र को प्रणाली से अलग करने का कार्य करती है। इसमें संवेदी रिले भू परिपथ में लगाया जाता है, जो कि प्रचालन के समय ट्रिप कुंडली को आवश्यक सूचना प्रदान करता है। यहाँ पर देखते हैं हम, जो कि एयर सर्किट ब्रेकर का उपयोग रेलवे में किया जाता है और फ्यूज डिटेक्टिव एंड प्रोटेक्टिव डिवाइस होती है। अगला आपका दिया गया है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसे ध्यान से ज़रूर देखिए ताकि आपका यहीं पर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हालांकि आपका UPPCL वर्तमान में एग्ज़ाम लगा हुआ है, ये उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हमने उसके लिए लिया है। साथ में बार का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो ये उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। उस अधिकतम शक्ति को क्या कहा जाता है जो किसी फॉल्ट के अंतर्गत एक सर्किट ब्रेकर सुरक्षित रूप से बाधित कर सकती है। सही उत्तर आपका है, जो कि यहाँ पर रप्चरिंग कैपेसिटी, ये इसका सही उत्तर है। चलिए हम आपको बता देते हैं, जैसे कि रप्चरिंग कैपेसिटी या वियोजन क्षमता। दोस्तों, ये नाम जरूर याद रखें, कहीं पर ये नाम मिल जाता है, कहीं पर ये नाम मिल जाता है, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। पुनर्प्राप्ति वोल्टता पर प्रचालन की कुछ निश्चित स्थितियों में सर्किट ब्रेकर की वह क्षमता जिस पर इसके संपर्क सफलतापूर्वक खुलते हैं सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग कैपेसिटी अथवा रप्चरिंग कैपेसिटी कहलाती है। चलिए अगला आपका दिया गया है, जो कि यहाँ पर नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड के अनुसार मोटर लोड के लिए ओवरलोड रिले सेटिंग कितनी होनी चाहिए। सही उत्तर आपका है, जो कि यहाँ पर 125% फुल लोड करंट यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए
यहाँ पर आपको बता देते हैं, जैसा कि नेशनल इलेक्ट्रिक कोड के अनुसार मोटर लोड के लिए ओवरलोड रिले सेटिंग फुल लोड धारा के 125% कम नहीं होनी चाहिए। अर्थात यदि मोटर का फुल लोड धारा 5 एम्पियर हो तो रिले की ओवरलोड सेटिंग 6.25 से कम नहीं होनी चाहिए। अगला आपका दिया गया है, जैसे कि संधारित्र भार यानी कैपेसिटर लोड जोड़े जाने पर शक्ति गुणक यानी पावर फैक्टर डेड डैश हो जाता है। सही उत्तर जो कि अग्रगामी हो जाता है राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, जो कि शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होती है, इसलिए शुद्ध कैपेसिटिव में पावर फैक्टर अग्रगामी होता है। अगला है, सीरीज प्रतिरोधी यानी रेजिस्टेंस कैपेसिटर सर्किट में क्या है, यानी श्रृंखला प्रतिरोधी कैपेसिटर सर्किट में है। सही उत्तर आपका है, जो कि यहाँ पर करंट वोल्टेज को निर्धारित करता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला आपका दिया गया है, जो कि एक श्रृंखला आरसी सर्किट में एसी करंट होती है। राइट आंसर लागू वोल्टेज का नेतृत्व, ये इसका सही उत्तर है। चलिए एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे, एक आरसी सीरीज परिपथ में एसी करंट वोल्टेज से आगे अर्थात लीड करती है, इसका मान 90 डिग्री से कम होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, संधारित्र यानी समांतर समूहीकरण यानी आपका कैपेसिटर पैरेलल ग्रुपिंग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन आपका सही है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, संधारित्र यानी कैपेसिटर का वोल्टता निर्भर आपूर्ति वोल्टता से अधिक होना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है आपका। ध्रुवीकृत संधारित्रों के मामले में ध्रुवता को बनाए रखा जाना चाहिए, ये भी आपका सही है। चलिए अगला देखते हैं, जो कि यहाँ पर अध्रुवित संधारित्रों यानी कैपेसिटर के मामले में ध्रुवता को बनाए रखा जाना चाहिए, ये आपका गलत है। कैपेसिटर का वोल्टता निर्धारित आपूर्ति वोल्टता V का आधा होना चाहिए, ये भी आपका गलत है। यानी आपको फर्स्ट और सेकंड सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ध्यान से देख लीजिए, जो कि इस प्रकार दिया गया है। चलिए एक बार फिर से क्लियर कर दें, ताकि वहाँ पर कथन पे कम सही से समझ में आया होगा, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। जैसा कि कैपेसिटर समांतर समूहीकरण में कैपेसिटर वोल्टता निर्धारित आपूर्ति वोल्टता से अधिक होना चाहिए। साथ ही ध्रुवीकृत कैपेसिटर अर्थात डीसी के मामले में ध्रुवता बनाए रखने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, जैसा कि एक कैपेसिटर को किस रूप में जोड़ा जाए कि वह किसी एसी मोटर लोड का शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर मान बढ़ाएगा। राइट आंसर आपका है, जो कि यहाँ पर मोटर के साथ समांतर में, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, जो कि एक कैपेसिटर मोटर के साथ समांतर में जोड़ा जाए कि वह एसी मोटर को लोड का शक्ति का गुणांक मान बढ़ जाएगा। सिंगल फेज मोटरों एक फेज को दो फेज से विभक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला आपका दिया गया है, जो कि यहाँ पर भारत में घरेलू विद्युत उपकरणों के लिए उपयोग किया जाने वाला मेन सप्लाई वोल्टेज 10 वोल्ट होता है। सही उत्तर सिंपल सा है, ये तो आपको सभी को पता होना चाहिए, जो कि 220 वोल्ट राइट आंसर है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, जो कि भारत में घरेलू विद्युत उपकरणों के लिए उपयोग किया जाने वाला मेन सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट होता है। भारत में घरेलू विद्युत उपकरणों के लिए उपयोग किया जाने वाला वोल्टेज की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होगी। अगला आपका दिया गया है, जो कि 3 फेज स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज का डेढ़ गुना होता है। राइट आंसर आपका, जो कि यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, पहले तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से इसको पूरी जानकारी दे देते हैं, जो कि लाइन धारा आपकी फेज धारा के बराबर होती है, जो कि स्टार में, और यहाँ पर जो लाइन वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज के यहाँ पर √3 गुना होता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। ये मान आप जरूर याद रखें, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में सीधे प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। 3 फेज पावर यानी 3 कली पावर में ये इसका फार्मूला होता है आपका √3
वोल्टेज लोड और धारा लोड cos फाई ये इसका होता है, आप इसे भी याद रखें। चलिए अगला देखते हैं, जो कि यहाँ पर प्रश्नानुसार आप देख सकते हैं, जो कि दिया गया है वोल्टेज फेज बराबर √L/√3। यहाँ पर देखेंगे तो फेज वोल्टेज आपका आ जाएगा 0.57 वोल्टेज लोड, ये इसका लोड वोल्टेज, इसका सही उत्तर, इतना गुना होता है। चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमने आपको अभी बताया, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 0.577 ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न जो कि शुद्ध प्रतिरोधक सर्किट का पावर फैक्टर डैश डैश होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा एक, इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिंपल सा है, शक्ति गुणांक यानी cos फाई यानी cos 0 का मान आपका 1 होता है, यानी शक्ति बराबर आपका फार्मूला होता है I²R, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और P बराबर यानी शक्ति VI, इसको ये भी आपका एक फार्मूला होता है, इसे भी आप जरूर याद रखें, कैलकुलेशन में आपको काफ़ी मदद मिलेगी, यहाँ से सवाल बन जाते हैं। कॉपर का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना होता है? सही उत्तर आपका, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए, 0.329 मिलीग्राम प्रति कूलम, ये इसका सही उत्तर है। चलिए कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 29 होता है, इसका तुल्यांक हमने बता दिया, जो कि आपको जानना चाहिए। बैटरी में किसी पदार्थ के रासायनिक समकक्ष वजन को निर्धारित डैश डैश से किया जा सकता है। सही उत्तर आपका है, जो कि फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से पूरी जानकारी हम आपको बताना चाहेंगे। यदि एक ही मान की विद्युत धारा एक ही समय तक विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स में से प्रवाहित की जाए तो उनके इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों के द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांकों के अनुक्रमानुपाती होते हैं। फार्मूला आप देख सकते हैं, जो कि दिया गया है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, जो कि नीचे दिए गए कथन को पढ़ें और प्रश्न का उत्तर आपको देना है। जैसा कि कथन आपका दिया गया है, किसी भी इलेक्ट्रोड पर जमा या मुक्त किए गए पदार्थ का द्रव्यमान और आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस नियम से संबंधित है? ये तो आपको पता होना चाहिए, ये किसका नियम है आपको बताना चाहिए, जो कि ये फैराडे का पहला नियम है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए फैराडे के पहले नियम के बारे में हम जानकारी देखते हैं। इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में से प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे कि M बराबर ZIT यहाँ पर होता है और M प्रोपोर्शनल IT होता है, जहाँ की Z आपका नियतांक होता है। चलिए यहाँ पर Z आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, जो कि ग्राम प्रति कूलम में इसका मात्रक होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि जब बिजली समान मात्रा में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के माध्यम से पारित होती है तो इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होते विभिन्न तत्वों की मात्रा उनकी रासायनिक तुल्यता के अनुसार यानी अनुपात में होती है। यह डैश डैश में वर्णित है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं फैराडे के दूसरे नियम के अनुसार ये इसका सही उत्तर है। अभी हमने फैराडे का नियम के बारे में देखा है, जो कि आपको यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार वीडियो को रोककर ज़रूर पढ़ लें, ताकि यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगला है दोस्तों, ये सवाल हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। देख सकते हैं यूपी आर्मिनल TG2 में पूछा गया है। एक 330 पिको फैरेड संधारित यानी कैपेसिटर और एक 220 पिको फैरेड कैपेसिटर दोनों समांतर में एक 6 वोल्ट DC स्रोत से जुड़े हुए हैं, तो 330 पिको फैरेड संधारित विभव कितना होगा? चलिए इसे सॉल्व करते हैं, जो कि सिंपल सा है। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर 330 और 220 यहाँ पर आपके समांतर में जुड़े हुए हैं। सिंपल सा है, समांतर में आप सभी लोगों को पता होगा, सीधा सा जोड़ लेते हैं, जो कि यहाँ पर 330 पिको फैरेड में विभव 6 वोल्ट ही होगा, क्योंकि संधारित्र समांतर क्रम में संयोजन, अतः समांतर संयोजन में वोल्टता बराबर होती है। सिंपल सा है, वोल्टता समांतर में आपके बराबर होगी, जो कि यहाँ पर आपका वोल्टेज जो है 6 वोल्ट, इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला आपका दिया गया है, जो कि
एक निश्चित सीरीज अनुनाद परिपथ में वोल्टेज 125 और लोड वोल्टेज 125 वोल्ट और यहाँ पर भी 40 यानी वोल्टेज आपका 40 है, तो स्रोत विभव का मान आपको बताना है। चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है जो कि देख सकते हैं, और यहाँ पर दिया गया है प्रेरकत्व जो कि फैरेड आपका दिया गया है 125 वोल्टेज और यहाँ पर 125 40। यहाँ पर हम हल करते हैं, जो कि यहाँ पर फार्मूला होता है अनुनाद स्थिति में यहाँ पर बराबर होता है। फार्मूला आपका होता है जो कि देख सकते हैं, यहाँ पर सीधा सामान रखेंगे, यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो आपका 40, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर दोस्तों इस तरह के सवाल आप यहाँ पर कर लेते हैं तो आपका यूपीपीसीएल TG2 के एग्ज़ाम में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और ये सवाल अगर यहाँ पर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप PDF को डाउनलोड करके ये सारे सवाल आप ज़रूर हल करें, जो कि हम PDF टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है KK एग्ज़ाम फाइट PDF चैनल, इसके नाम पर टेलीग्राम चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर लेना, जो कि अभी बनाया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि यहाँ पर देखते हैं, एक सीरीज RLC परिपथ में जो अनुनाद आवृत्ति के ऊपर संचालित हो रहा है तो धारा होगी इसमें। सही उत्तर आरोपित विभव के पश्चवर्ती, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, उपरोक्त प्रतीक किससे संबंधित है। आपको बताना है यह डायग्राम यानी ये सिंबल आपका है किसको प्रदर्शित कर रहा है। चेतावनी, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जो कि यहाँ पर चेतावनी चिन्ह है जो उच्च वोल्टेज को दर्शा रहा है। अगला है, व्यावसायिक सुरक्षा के अनुसार लाल रंग कोड क्या इंगित करता है। राइट आंसर, जो कि अग्नि सुरक्षा उपकरण को इंगित करता है, ये इसका सही उत्तर है। अगला है, आपको बताना है यह किसका सिंबल है। दिए गए चित्रालेख में संबंधित प्रतीक की पहचान आपको करना है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये विष है, ये इसका डायग्राम विष का दिया गया है, राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोट के जोखिम का सही निरूपण है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, जो कि विकल्प बी आग के खतरे को दर्शाता है। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ये आग का खतरा दिया गया है, ये आग का खतरा दिया गया है आपका, जो कि देख सकते हैं। और यहाँ पर आपका विकल्प जो है, यहाँ पर सी जो दिया गया है, ये तो आपको हमने बता दिया। और यहाँ पर विकल्प जो डी है, ये रेडियोधर्मी के खतरे को दर्शा रहा है, इसे आप जरूर याद रखें। और ये विकल्प ए जो है, आयनीकृत विकिरण को दर्शा रहा है, जो कि आपको ये सारी जानकारी ध्यान देना चाहिए, जो कि यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सुरक्षा चिन्ह में नीला रंग किसका प्रतीक है। आपको बताना है जो सुरक्षा चिन्ह है उसमें नीले रंग का क्या कार्य है। अनिवार्य संकेत, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर देखते हैं अनिवार्य संकेत में क्या क्या आते हैं, जो कि नीली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद चिन्ह होता है। उदाहरण के लिए मास्क पहने, हेलमेट पहने, ये सारे आते हैं। निम्न में से कौन सा जहरीला अंकक माध्यम में है। सही उत्तर जहरीला जो होता है, राइट आंसर आपका है कॉपर सल्फेट, राइट आंसर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर कॉपर सल्फेट नीले रंग का जहरीला लवण है। इसमें पानी के साथ कुछ बूंदे नाइट्रिक एसिड की मिलाकर मार्किंग मीडिया के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है सिंपल सा है, जो कि आपको बताना है, पाइप भू संपर्क में भूमि में डाले जाने वाले पाइप की लंबाई इससे तय की जाती है। राइट आंसर आपका है, जो कि यहाँ पर मिट्टी की आर्द्रता सभी को पता होना चाहिए। सिंपल सा सवाल है। चलिए यहाँ पर हम पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। पाइप में भू संपर्कन यानी अर्थिंग में भूमि में डालने वाले पाइप की लंबाई मिट्टी की आर्द्रता से तय की जाती है। पाइप यानी अर्थिंग में लोहे के पाइप की सहायता से किया जाता है। यह पाइप जस्तीकृत एवं छिद्रित होता है। यदि जमीन में नमी कम है तो पाइप की लंबाई अधिक की जा सकती है। पाइप के नीचे
के सिरे को नुकीला रखा जाता है जिससे कि इसको ज़मीन में आसानी से किया जा सके। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि यहाँ पर पाइप भू संपर्कन यानी अर्थिंग के में चारकोल तथा नमक का उपयोग डैश डैश के लिए किया जाता है। सही उत्तर आपका है जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो कि भू प्रतिरोध कम करने के लिए, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर बताते हैं जो कि पाइप भू संपर्कन में चारकोल तथा नमक का उपयोग भू प्रतिरोध कम करने के लिए किया जाता है। भू संपर्कन पाइप के ऊपर क्रम में नमक तथा लकड़ी के कोयले की परत गड्ढे के ऊपर तक बिछाई जाती है। इससे पाइप के चारों ओर सीलन तथा नमी बनी रहती है। हर 15 दिन बाद गड्ढे में पानी डाला जाता है जिससे कि पाइप के चारों ओर की भूमि में सीलन तथा नमी बनी रहे। अगला प्रश्न, ऊंची इमारतों और संरचनाओं की रक्षा के लिए डैश डैश आवश्यक है। क्या आवश्यक है आपको बताना है जो कि अर्थिंग, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जो कि यहाँ पर त्वरित आघात से सुरक्षा के लिए भू संपर्कन की आवश्यकता होती है यानी अर्थिंग की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, सामान्यतः भारत के लिए किस प्रकार के अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर पट्टिका प्लेट तथा नालिका पाइप अर्थिंग, ये इसका सही उत्तर है। दोस्तों इसका टिक इसलिए लगा दिया जाता है ताकि आपको पीडीएफ दी जाए तो वहाँ पर आपका टिक लगा हुआ मिले ताकि आप क्विक रिवीजन कर सकें। चलिए, अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है हमारा जो कि के एग्ज़ाम फाइल पीडीएफ चैनल इसके नाम पर है, इसे आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगला है, बीआईएस के अनुसार विद्युत वाटर हीटर के ढांचे एवं संयोजन केबल के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होना चाहिए। राइट आंसर आपका है जो कि 1 मेगा ओम होना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, यदि विद्युत धारा की उच्च वोल्टता के कारण बिजली के तार और उपकरण अधिक गर्म हो जाते हैं तो क्या होगा। सही उत्तर आपका है जो कि शिथिल हो जाएंगे, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, यदि विद्युत धारा की उच्च वोल्टता के कारण बिजली के तार और उपकरण अधिक गर्म हो जाते हैं तो वे शिथिल हो सकते हैं क्योंकि ताप मिलने से गलनांक में समीपता आ जाती है जो परिपथ शिथिल कर देती है। अगला प्रश्न, हमें 2 किलोवाट के तापन घटकों 1 किलोवाट के दर के एक तापक का निर्माण करना है, किस प्रकार से संभव है। राइट आंसर आपका है जो कि 1 किलोवाट दर के 2 घटकों को लेना है तथा समांतर में जोड़ना, ये इसका सही उत्तर है। सिंपल सा है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, 1000 वाट हीटर को एक 240 वोल्ट एसी सप्लाई से जोड़ा गया है तो हीटर में धारा बहती है। राइट आंसर आपका जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आपका डी 4.166 एम्पियर इसका सही उत्तर है। देख सकते हैं आप, फार्मूला आप P बराबर वी आई, यहाँ पर I बराबर निकालना P/V मान रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, तापक हीटर का आवश्यक घटक एक विद्युत तत्व यानी एक रेजिस्टेंस है तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 220 वोल्ट और 10 ओम प्रतिरोध के साथ एक टोस्टर द्वारा कितनी धारा का कर्षण होगा। सिंपल सा है, इसे सॉल्व करते हैं। I बराबर V/R फार्मूला होता है, यहाँ पर आपको रखना है जो कि वोल्टेज आपका 220 दिया गया है और आपकी रेजिस्टेंस 10 दिया गया है, भाग देंगे तो आपका 22, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, जैसा कि 1000 वाट और 230 वोल्ट की एक तापन यानी हीटर कुंडली को 2 बार भागों में काटा जाता है, फिर उनमें एक भाग को उसी आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो उपयुक्त शक्ति क्या होगी। आपको यहाँ पर शक्ति बताना है जो कि यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी 2000 वाट, ये इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, किसी कॉइल की लंबाई आधी करने पर रेजिस्टेंस भी आधा हो जाता है लेकिन करंट 2 गुनी प्रवाहित होगी जिसके कारण खपत भी 2 गुनी होगी। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किसी डायोड की क्षरण धारा का कारण डैश डैश है।
राइट आंसर आपका है जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अल्पांश वाहक, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं जो कि दिया गया है। यहाँ पर हम पूरी जानकारी देखते हैं जो कि रिवर्स बायस में डायोड पी का भाग ऋणात्मक टर्मिनल तथा एन भाग टर्मिनल यानी धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा रहता है, जबकि फॉरवर्ड बायस में इसके विपरीत रहता है। रिवर्स बायस में पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है तथा डिप्लीशन परत की अधिक चौड़ाई हो जाती है, जिसके कारण बहुसंख्यक वाहक बैरियर पार नहीं कर पाते हैं, और जबकि अल्पांश वाहक बैरियर को पार करते हैं, जिसके कारण बैरियर में लीकेज धारा प्रवाहित होती है, जिसका मान माइक्रो एम्पियर में होता है, जबकि फॉरवर्ड बायस में धारा का मान मिली एम्पियर में होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि डायोड में क्षरण धारा के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है। आपको बताना है इसमें से क्या सही है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, चलिए आपको दिखा देते हैं, जो कि यहाँ पर तापमान के साथ वृद्धि होती है और अल्पांश वाहकों द्वारा उत्पन्न होती है और रिवर्स बायस डायोड में होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं फिर से एक बार, जो कि डायोड में क्षरण धारा के निम्नलिखित कारण होते हैं। तापमान के साथ क्षरण धारा में वृद्धि होती है, माइनॉरिटी कैरियर के कारण उत्पन्न होती है, रिवर्स बायस में होती है। ये सारे जानकारी आपको याद रखना चाहिए जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि अधिकतम वोल्टेज जिसे डायोड बिना भंग हुए उत्क्रम दिशा में सामना कर सकता है उसे डेड डैश कहते हैं। राइट आंसर पीक इनवर्स वोल्टेज यानी उच्चतम व्युत्क्रम वोल्टता राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, तेल से भरे और गैस दाब तार का उपयोग डेड डैश के लिए किया जाता है। राइट आंसर आपका है जो कि 66 केवीए यानी 66 किलो वोल्ट से लेकर 132 किलो वोल्ट, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, गैस प्रेशर केबल डेड डैश गुना सामान्य लोड धारा का वहन कर सकते हैं और डेड डैश गुना सहन वोल्टेज कर सकते हैं। गैस प्रेशर केबल जो है आपकी यहाँ पर 1.5 गुना यानी आपका 1.5 गुना और यहाँ पर 1.5 गुना और समान लोड धारा का वहन कर सकते हैं और आपका 2 गुना वोल्टेज सहन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। यहाँ से व्याख्या के माध्यम से फिर एक बार बता देते हैं ताकि वहाँ पर कम समझ में आया है तो यहाँ पर पूरा आपको समझ में आ जाएगा। गैस प्रेशर केबल समान लोड धारा से 1.5 गुना धारा वहन कर सकते हैं जबकि 2 गुना वोल्टेज सहन कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, आईईई नियमों के अनुसार 3 वायर डीसी परिपथ डेड डैश के धनात्मक के लिए गैर लचीले केबलों के कोर की रंग को पहचान करना है। सही उत्तर आपका है जो कि यहाँ पर लाल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, जो कि 3 वायर डीसी परिपथ के धनात्मक के लिए गैर लचीले केबलों के कोर की रंग पहचान है, जहां आईईई का पूर्ण विस्तार जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। ये आप फार्मूला यानी आपका पूरा नाम दिया गया है। अगला है, जैसा कि 3 कोर लचीली केबलों में तटस्थ यानी न्यूट्रल का रंग क्या होता है। न्यूट्रल का रंग आपका वो काला होता है, ये इसका सही उत्तर है। और अर्थिंग का आपका हरा होता है। आपको ये पूरी जानकारी पता होनी चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, न्यूट्रल का रंग आपका काला होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, यहाँ पर आपका दिया गया है जो कि 3 कोर लचीली केबलों में न्यूट्रल का रंग नीला। इस केबल के चालक की संख्या 3 होती है उच्च वोल्टेज के लिए। दोस्तों यहाँ पर नीला दिया गया है जो कि यहाँ पर काला होता है, ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न, कौन से रंगीन तार जमीन के तार हैं जो विद्युत आग से उपकरणों की रक्षा करते हैं। सही उत्तर आपका है जो कि हरा पीला, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, BIS कोड के अनुसार भू संपर्क के लिए उपयुक्त तार का रंग होता है, हरा होता है। अभी हमने बात की है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है हरा, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, SCR
एक एसीआर उपकरण है। एसीआर किसका उपकरण है? सही उत्तर आपका है जो कि सेमी कंट्रोल्ड यानी अर्ध नियंत्रक, ये इसका सही उत्तर है। सेमी, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं जो कि एसीआर एक अर्ध नियंत्रित युक्ति है होती है जो अर्ध चक्र के लिए ऑन तथा अर्ध चक्र के लिए ऑफ हो जाती है। यह एक डायोड की भांति कार्य करती है। अंतर इतना है कि इससे स्विचिंग प्रक्रिया के लिए एक अतिरिक्त टर्मिनल गेट होता है, अर्थात यह भी एक दिशी यानी यूनिडायरेक्शनल युक्ति होती है। यह एक 3 टर्मिनल तथा 4 परत वाली युक्ति होती है। एसीआर का आप डायग्राम देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न। एसीआर एक डेड डैश स्विच है। राइट आंसर अभी हमने आपको बताया जो कि ये एक दिशी होती है, राइट आंसर है। जो कि एसीआर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एक दिशी स्विच है। इसमें 4 लेयर, 3 जंक्शन तथा 3 टर्मिनल एनोड कैथोड गेट होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप इसका डायग्राम यानी इसका सिंबल भी देख लीजिए जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जाने से पहले इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं। एसीआर का उपयोग मशीनों में गति नियंत्रण, दृष्टिकारी स्विच के रूप में रिले एवं ऊष्मा नियंत्रण आदि में करते हैं। अगला है JFET को डेड डैश ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है। सही उत्तर आपका है जो कि एक ध्रुवी, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देखते हैं यहाँ पर JFET यानी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक 3 सिरों वाली एक ध्रुवी यानी यूनिपोलर ठोस अवस्था युक्ति है। इसमें धारा का प्रवाह केवल एक ही प्रकार के आवेश वाहकों के द्वारा होता है, इसलिए यह एक ध्रुवी युक्ति कहलाती है। इसके 3 टर्मिनल गेट, ड्रोन गेट तथा सोर्स होते हैं। इसका उपयोग कंप्यूटर के मेमोरी परिपथों में होता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि किसी मशीन पर केवल लोड धारा ले जाने वाली वाइंडिंग को डेड डैश कहा जाता है। राइट आंसर आपका है जो कि यहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर दिया गया है आपका जो कि मशीन में लोड धारा ले जाने वाली वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध निम्न यानी 1 ओम से कम होता है। इसका प्रतिरोध निम्न रखने के लिए इसे सदैव मोटे तथा कम घुमाव वाले तार की सहायता से बनाई जाती है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि डीसी मशीन का कौन सा भाग बाहरी लोड सर्किट के लिए प्रत्यावर्ती धारा को एक दिशात्मक धारा में परिवर्तित करता है। सही उत्तर आपका है जो कि यहाँ पर कम्यूटेटर, राइट आंसर है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कम्यूटेटर डीसी में मोटर एक यांत्रिक इन्वर्टर की तरह कार्य करता है। जो डीसी को एसी में परिवर्तित करती है वह कम्यूटेटर डीसी जनरेटर में एक यांत्रिक रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। ये पूरी जानकारी आप जरूर याद रखें। अगला है डीसी मोटर में एक दिशी बलाघूर्ण को डेड डैश की सहायता से उत्पन्न किया जाता है। सही उत्तर आपका है जो कि यहाँ पर जो कि ब्रश और कम्यूटेटर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर एक बार फिर से बता देते हैं। डीसी मोटर में एक दिशी बलाघूर्ण को ब्रश और कम्यूटेटर की सहायता से उत्पन्न किया जाता है। ब्रश के द्वारा धारा को संग्रहित किया जाता है। अगला प्रश्न। डीसी मोटर का डेड डैश वह भाग जिसे अधिकतम तापीय प्रतिबल के लिए डिजाइन किया जाता है। राइट आंसर आपका है जो कि यहाँ पर कम्यूटेटर, राइट आंसर है। ये तो आपको सिंपल सा है, क्वेश्चन पता होना चाहिए। व्याख्या देख लेते हैं जो कि यहाँ पर कम्यूटेटर डीसी मोटर के एक यांत्रिक इन्वर्टर की तरह कार्य करता है जो प्रदाय डीसी को एसी में परिवर्तित करती है। ज्ञात रहे कि कम्यूटेटर से प्राप्त डीसी धारा सदैव एक डीसी पल्सेटिंग प्रकार की होती है, पूर्णतः शुद्ध नहीं होती है क्योंकि इसके आउटपुट में डीसी के साथ कुछ मात्रा में रिपल उपस्थित होते रहते हैं। अगला प्रश्न है जो कि डीसी जनरेटर में स्लिप्ड रिंग का कार्य क्या है। राइट आंसर आपका है जो कि यूनिडायरेक्शनल के रूप में आउटपुट को जनरेट करता है। राइट आंसर है। चलिए देखते हैं यहाँ पर डीसी जनरेटर में स्लिप्ड रिंग को कम्यूटेटर के स्थान पर उपयोग किया जाता है। यह आर्मेचर में उत्पन्न एसी को यूनिडायरेक्शनल यानी एक दिशी रूप में आउटपुट को प्रदान करता है। चलिए
और दोस्तों, अगर आप UPPCL TG2 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर तैयारी कराई गई है, चाहे तो आप वो सारी वीडियो ज़रूर देख लें। चलिए मैं आपको एक बार उनसे ज़रूर आपको रूबरू करवा देता हूं ताकि आपको पता चल पाए। सिंपल से आपको यूट्यूब पे के एग्ज़ाम फाइट चैनल सब्सक्राइब वो मान लो खोलना है, जो कि यूट्यूब पे सर्च करना है। यहाँ पर आपको सीधे कहीं नहीं रुकना, सिर्फ प्ले लिस्ट में आना है। प्ले लिस्ट में आने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पर हमने यूथ कंपटीशन का सलूशन करवाया है, देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर ये नहीं देखना है तो आप ये वाली वीडियो बिल्कुल 100% देख लीजिए, आपका UPPCL TG2 यही से निकल जाएगा। क्योंकि हम इसमें एक ही वीडियो में 150 से ज़्यादा प्रश्नों को लिया है, जो कि गिनती की 150 प्रश्न है, और इससे 2-3 गुना हमने इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट करवाया है, 3 से 4 गुना। अगर इसको 4 से गुणा करते हैं 150 का, जो कि यहाँ पर आपके 450 प्रश्न एक ही वीडियो में बन जाते हैं। चाहे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार आप ऑन करेंगे, यहाँ पर 1-1.5 घंटे की क्लास में आपका 150 से ज़्यादा प्रश्नों को हमने करवाया है, जो कि इस प्रकार हम अभी करवा रहे हैं। इसी प्रकार हमने करवाया है। ये UPPCL के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बार्क के लिए भी इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें दिए गए हैं। और आपका यहाँ पर 3000 प्रश्नों की श्रृंखला भी हमने करवाई है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। ये 3000 प्रश्नों की श्रृंखला भी है, जो कि हमने छांट कर प्रश्न करवाया है, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और संभावित प्रश्न आपके दिए गए हैं। ये सारी क्लासें अगर आप देख लेते हैं, 2 की स्पीड में ज़रूर देखना, क्योंकि अभी आपके पास UPPCL TG2 के लिए टाइम नहीं है, इसलिए आप 2 की स्पीड में ज़रूर देख लें, ताकि आपका पूरा यहीं से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जो वर्तमान में वीडियो चल रही है उसे ज़रूर देख लें, और ये दोनों आपकी प्लेलिस्ट से पूरा जानकारी यहाँ पर दी गई है, इसे आप ज़रूर देख लें। अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है तो इसे ज़रूर पढ़ लें, जो कि एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें दिया गया है। चलिए हम अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि यहाँ पर देखते हैं हम। मध्यवर्ती स्विच का प्रयोग सीढ़ी के वायरिंग में किया जाता है, जहाँ की एक लैंप डैश से नियंत्रित होता है। सही उत्तर आपका है, जो कि यहाँ पर 3 और अधिक स्थान से ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं डायग्राम द्वारा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि दिया गया है। मध्यवर्ती स्विच का प्रयोग सीढ़ी के वायरिंग में किया जाता है, और जहाँ एक लैंप को 3 या अधिक स्थान से नियंत्रित होता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं 3 स्थान से यहाँ पर नियंत्रित किया गया, जो कि स्विच यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि दिया गया है। चलिए यहाँ पर दिया गया है, मध्यस्थ स्विच का प्रचालन इस प्रकार होता है, जो कि इस प्रकार दिया गया है। अगला प्रश्न, BIS के अनुसार फर्श से छत के पंखे की न्यूनतम ऊंचाई डैश होनी चाहिए। सिंपल सा है, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी 2.75 मीटर, ये इसका सही उत्तर है। और फर्श से वितरण बोर्ड की जो ऊंचाई है 1.5 मीटर होनी चाहिए। अगला प्रश्न, PVC कंड्यूट नली वायरिंग के मामले में PVC कंड्यूट नली की न्यूनतम मोटाई डैश होनी चाहिए। राइट आंसर आपका है, जो कि 2.5 mm होनी चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर हम देखते हैं, जो कि यह दीवार पर बहुत कम स्थान घेरती है और इसमें लिंक क्लिप्स आदि की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न, BIS के अनुसार एक लाइट सर्किट में अधिकतम लोड डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। राइट आंसर आपका है, जो कि ऑप्शन नंबर है 800 वाट से कम नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। चलिए आपको बताते हैं, जो कि BIS मानक के अनुसार एक लाइट सर्किट में अधिकतम लोड 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। लाइट सर्किट में अधिकतम 10 पॉइंट होने चाहिए, और पावर सर्किट की अधिकतम लोड 3000 वाट तक होती है। अगला प्रश्न, तार के मानक गेज की सीमा डैश है। सही उत्तर आप सभी को पता होना चाहिए, 0 से 36 SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज तक होती है। 0 से 36 ये इसका सही उत्तर है। अगर मोटर शाफ्ट पुली ढीली हो तो क्या होगा। राइट आंसर आपका है, जो कि यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, मशीन शोर करेगी, ये इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला है, मोटर के चलते समय उसके त्वरित होने में देरी का कारण निम्नलिखित में से क्या नहीं है। सही उत्तर है आपका, जो कि दोषपूर्ण संपर्क पॉइंट, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि डायग्राम है,
निम्नलिखित में से डीसी मोटर की कौन सी खराबी का पता लगाया जा सकता है। इसमें कौन सा खराबी दिया गया है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं इसमें कौन सा खराबी है, आपको पहले देख लेना है, फिर आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, ये ऑप्शन जरूर याद रखें, ध्यान यानी इसमें से आंसर जरूर दें। जैसा कि आपका यहाँ पर ग्राउंड फील्ड कॉइल टेस्ट, ये इसका सही उत्तर है। देख सकते हैं यहाँ पर अर्थ ग्राउंड किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि कंपन करने वाली मोटर के दोष का कारण निम्नलिखित में से क्या नहीं है। सही उत्तर दोष युक्त भूसंपर्कन नहीं है, जबकि कमजोर नींव, अपसंरेखित मीटर, दोष युक्त बेयरिंग, ये सभी होते हैं। जबकि ऑप्शन नंबर सी दोष युक्त भूसंपर्कन यानी अर्थिंग, ये इसका सही नहीं है। अगला आपका दिया गया है, जो कि किसी उद्योग में 3 फेज मोटर लोड और प्रकाश लोड 3 फेज असंतुलित तौर पर वितरित है। इस उद्योग को 3 फेज 4 वायर सिस्टम द्वारा पावर की सप्लाई दी जा रही है और TPN स्विच फ्यूज द्वारा नियंत्रित है। यदि न्यूट्रल लिंक ढीला हो और आगम सप्लाई का न्यूट्रल चालक इस व्यवस्था से होकर जाए, तब निम्नलिखित में से क्या होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आपको बताना है इसमें से आपका कौन सा सही उत्तर है। आप ऑप्शन पूरे देखिए पहले और पढ़िए और बताइए। चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं, जो कि इसका आंसर है मोटरें ठीक ठाक चलेंगी, लेकिन कुछ लैंप मंद प्रकाश दे और कुछ अधिक प्रकाश देंगे, यहाँ तक कि वे फ्यूज हो सकते हैं। ये आपका सही उत्तर है। एक बार फिर से आपको क्लियर कर दें, मोटरें ठीक ठाक चलेंगी, लेकिन कुछ लैंप मंद प्रकाश दें और कुछ अधिक प्रकाश देंगे, यहाँ तक कि कुछ फ्यूज भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न डीसी मशीन के किस भाग को बार बार मरम्मत की आवश्यकता है। राइट आंसर आपका, जो कि ब्रश और कम्यूटेटर, सही उत्तर है। इसको बार बार मरम्मत की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके मध्य स्पार्किंग, घिसावट इत्यादि के कारण इनकी क्षति होती रहती है। अगला प्रश्न, किसी मोटर को एक जनरेटर के रूप में कार्य करने के लिए उसमें क्या होना चाहिए। सही उत्तर आपका है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि रोटर को इसके स्टेटर की तुल्यकालिक गति से अधिक तेज गति से घूर्णन करना चाहिए। ये इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, किसी मोटर को प्राइम मूवर की सहायता से उसके सिंक्रोनस गति से उच्च गति से घूर्णन कराने पर वह जनरेटर के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर में ध्रुवों की संख्या और आर्मेचर चालकों की संख्या नियत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कुंडली अपेक्षाकृत उच्च विद्युत वाहक बल प्रदान करेगी। राइट आंसर आपका है, जो कि यहाँ पर तरंग यानी वेव वाइंडिंग, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि डीसी जनरेटर में ध्रुवों की संख्या और आर्मेचर चालकों की संख्या नियत होती है, जबकि यहाँ पर वेव वाइंडिंग में उच्च विद्युत वाहक बल तथा कम धारा प्राप्त होती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसा कि लैप वाइंडिंग में उच्च धारा तथा कम वोल्टेज प्राप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपके समझ में आ रहे हैं ये सारे प्रश्न। अगर ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपका कोई भी ITI लेवल का हो, इस सीरीज को देखकर चले जाना, एक भी प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है। चलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम एक नई वीडियो बनाकर ज़रूर आपके सामने प्रस्तुत करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, असंतृप्त डीसी मशीन की आर्मेचर प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप डैश प्रभाव उत्पन्न होता है। सही उत्तर आपका है, जो कि प्रति चुंबकन यानी क्रॉस मैग्नेटिजिंग, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं, डीसी मशीन की आर्मेचर प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्रति चुंबन यानी क्रॉस मैग्नेटिजिंग प्रभाव उत्पन्न होता है। ऐसी प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप मुख्य फ्लक्स प्रभावित होता है, आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाती है। अगला है, ब्रीदर क्या है। ये क्या सवाल है, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। ब्रीदर जो है आपका एक अभिदिश सेंस असाधन है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं,
जो कि ब्रीदर में सिलिका जेल नमी को अवशोषित करता है। सिलिका जेल का रंग नमी सोखने से पहले नीला तथा नमी सोखने के बाद गुलाबी बन जाता है। अगला है, नमी युक्त सिलिका जेल का रंग होता है, कैसा होता है अभी बताएं, गुलाबी होता है। सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर हम आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे, जैसे कि ट्रांसफार्मर में नमी को प्रवेश को रोकने के लिए ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। सिलिका जेल का नमी सोखने से पहले रंग नीला होता है तथा नमी सोखने के बाद गुलाबी बन जाता है। ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि ट्रांसफार्मर में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए ब्रीदर के अंदर किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर आपका है, जो कि यहाँ पर सिलिका जेल अभी हमने आपको बताया, ये इसका सही उत्तर है। ये जानकारी आप देख सकते हैं, हमने आपको कई बार बता चुका है। चलिए, ड्राई सिलिका जेल का रंग कैसा होता है। ड्राई सिलिका जेल का आपका रंग जो होता है वो आपका देख सकते हैं नीला होता है, और जो नमी युक्त होती है वो आपका गुलाबी हो जाता है। चलिए, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य होता है। सही उत्तर आपका है, जो कि बाहरी वायु के संपर्क में आए बिना तेल के विस्तार और संकुचन का ध्यान रखना, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर में संरक्षक का कार्य वायु के संपर्क में आए बिना तेल विस्तार और संकुचन का ध्यान रखना। संरक्षक में तेल विस्तार और संकुचन ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होने वाली गर्मी पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में एनबीसी का संबंध सीरीज में आपूर्ति के आर पार निम्नलिखित में से है। सही उत्तर आपका है, जो कि शंट क्षेत्र, ये इसका सही उत्तर है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं, जो कि एक डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में एनबीसी का संबंध सीरीज में आपूर्ति के शंट क्षेत्र के आर पार से है। यह एक विद्युत चुंबक होता है जो शंट फील्ड वाइंडिंग के सीरीज क्रम में संयोजित होता है। इसका मुख्य कार्य संयोजन भुजा को ऑन स्थिति में जकड़ कर रखना होता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, चित्र में एक आर्मेचर को उसकी अवस्था जांचने के लिए की गई जांच को दर्शाया गया है। इस टेस्ट का प्रकार क्या है। चलिए आपको बताना है, पहले तो ये डायग्राम आपको देखना है, इसको बताना है ये किसका जांच किया जा रहा है। जैसा कि ये जांच आपका भूपतित यानी आपका कम्यूटेटर आपका जांच की जा रही है, जो कि इससे अर्थिंग है कि नहीं। चलिए यहाँ पर आपको बता देते हैं, आपका सही उत्तर है भूपतित दिक् परिवर्तक की जांच यहाँ पर चल रही है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, एक रेल इंजन को दूषित मोटर में बदलना है तो किस प्रकार के मोटर का चयन करोगे आप। सही उत्तर, जो कि डीसी सीरीज मोटर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। एक दिश धारा मोटर क्या है। सही उत्तर, वैद्युतिक शक्ति को यांत्रिक शक्ति में बदल सकता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। 3 फेज एसी मोटर के रोटर को किस पर स्थापित किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर शाफ्ट सही उत्तर है। चलिए अगला है, एक इंडक्शन मोटर का शाफ्ट किसका बना होता है। सही उत्तर आपका है, जो कि कार्बन इस्पात का बना होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला है, 3 फेज मोटर को रिवाइंडिंग करने के लिए किस प्रकार के तार का प्रयोग होता है। सही उत्तर है, जो कि पीयूसी कवर्ड कॉपर वाइंडिंग वायर, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपका सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, देख सकते हैं आप। चलिए अगला प्रश्न दिया गया आपका। चलिए यहाँ पर पहले इसकी व्याख्या आपको बता देते हैं। एसी परिपथ में 3 फेज को रिवाइंडिंग करने के लिए सुपर एनामेल्ड कॉपर वायर का प्रयोग करते हैं। एनामल करने पर मुक्त उद्देश्य मरोड़ करने से है, जो कि आप ध्यान दे सकते हैं। अगला प्रश्न, सबमर्सिबल पंप मोटर के लिए किस प्रकार के वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर, जो कि पीवीसी आवृत तांबे के तार, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, सबमर्सिबल पंप मोटर में पीवीसी आवृत तांबे के तार का प्रयोग वाइंडिंग के रूप में किया जाता है, जहां पीवीसी का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। साथ ही सबमर्सिबल पंप में 3 फेज इंडक्शन मोटर प्रयुक्त होती है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या शाफ्ट को उसकी जगह पर रखता है। सही उत्तर, जो कि रॉकर आर्म, ये इसका
राइट आंसर है। देखते हैं यहाँ पर एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में शाफ्ट माइल्ड स्टील की बनाई जाती है जो रॉकर आर्म द्वारा अपने स्थान पर बनी रहती है। साथ ज्ञात रहे कि पोल शूज और पोल दोनों इस मोटर के साथ ही पदार्थ के बने रहते हैं और इसके अतिरिक्त एंड प्लेट रोटर वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, 3 फेज इंडक्शन मोटर को वर्गीकरण किस आधार पर होता है? सही उत्तर आपका है जो कि यहाँ पर रोटर की संरचना के आधार पर ये इसका सही उत्तर है। जो कि 3 फेज प्रेरण मोटर का वर्गीकरण रोटर की संरचना के आधार पर होता है। रोटर की संरचना के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, बेलनाकार रोटर, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम, यदि स्विच बोर्ड के बीच के स्थान की चौड़ाई 75 सेंटीमीटर से अधिक है तो स्विच बोर्ड के दोनों ओर से एक पैसेज होगा जिसकी हाइट 1.8 मीटर होगी। क्या इसमें आपका सही है? चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, चलिए हम आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पर तो आपका कथन तो दिया नहीं गया है, चलिए वहाँ पर छूट गया है। चलिए यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन के माध्यम से बता देते हैं। जैसा कि 250 वोल्ट से अधिक से वोल्टेज संस्थापन के लिए स्विच बोर्ड के बीच स्थान की चौड़ाई जो है 75 सेंटीमीटर से अधिक हो तो स्विच बोर्ड के दोनों ओर से एक पैसिव वे होगा जिसकी ऊंचाई 1.8 मीटर होगी। अगला प्रश्न है, फेज की वह संख्या जो भी हो फील्ड टाइप के अल्टरनेटर में कितने स्लिप प्रयुक्त किए जाते हैं? राइट आंसर आपका है जो कि 2, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं, फेज की संख्या चाहे जो भी हो फील्ड टाइप के अल्टरनेटर में 2 स्लिप रिंग प्रयुक्त किए जाते हैं जिसकी सहायता से फील्ड को उत्तेजित करने के लिए 110 वोल्ट डीसी स्रोत जोड़ते हैं। अगला प्रश्न, ऊर्जा मीटर क्या मापता है? राइट आंसर आपको पता होना चाहिए जो कि पावर और समय, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, ऊर्जा मीटर शक्ति और समय को मापता है जो कि यह अमीटर द्वारा धारा मापा जाता है तथा वोल्ट मीटर द्वारा वोल्टता मापा जाता है। अगला है, प्रतिरोध का मापन किया जाता है। राइट आंसर जो कि यहाँ पर ओम मीटर, आप सभी को पता होना चाहिए जो कि इसका सही उत्तर है। वोल्ट मीटर वोल्टेज मापा जाता है, वाट मीटर शक्ति मापते हैं, ओम मीटर प्रतिरोध मापते हैं, अमीटर धारा मापते हैं। अगला है, सीआरओ में ट्रिगर लेवल नाप का कार्य क्या होता है? चुने गए चैनल के क्षेत्र स्कोप में प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए आवश्यक आउटपुट यानी इनपुट सिग्नल के स्तर को बदलना, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, एक सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधकता डैश डैश होती है। सही उत्तर आपका है जो कि यहाँ पर कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होती है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि एक अर्धचालक की प्रतिरोधकता कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होती है, एक अर्धचालक में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो आपको सभी को पता होगा। इनमें अशुद्धियाँ मिलाकर इन्हें पी प्रकार या एन प्रकार के सेमीकंडक्टर बना दिया जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स अनुप्रयोगों में बहुतायत प्रयोग में लाए जाते हैं। अगला प्रश्न, अर्धचालक सामग्रियों की चालकता है। सही उत्तर जो कि आपका इंसुलेटर तथा चालक के बीच में रहती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, वह पदार्थ जो परम शून्य ताप पर कुचालक तथा कमरे के ताप पर चालक की भांति कार्य करता है उसे अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक में ऊर्जा अंतराल लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ज्ञात रहे अर्धचालक का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। अगला है, जर्मेनियम और सिलिकॉन डैश डैश होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, ये इसका सही उत्तर है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला है, ऐसे पदार्थ जो पृथक पृथक परिस्थितियों में चालक एवं कुचालक दोनों की तरह व्यवहार कर सकते हैं, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालकों से कम किंतु की चालकों से अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। जर्मेनियम का बैरियर पोटेंशियल 0.3 वोल्ट तथा सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्धि चतुस्संयोजक नहीं है? सही उत्तर जो कि आपका यहाँ पर एल्युमिनियम, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम चतुस्संयोजक है, अर्थात इसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है, और जबकि एल्युमिनियम जिसकी संख्या परमाणु क्रमांक 13 होता है, अर्थात इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होगी, जिसके इसका
विन्यास जो है यहाँ पर देख सकते 283 होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक अर्धचालक है? आपको पता होना चाहिए सिलिकॉन एक अर्धचालक है, ये इसका सही उत्तर है। और अर्धचालक के बारे में देख लेते हैं। वे पदार्थ जिनकी गुणवत्ता चालक तथा विद्युत रोधक के मध्य होती है उन्हें अर्धचालक कहते हैं, जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि अर्धचालक के ताप जैसे ये अर्धचालक होते हैं। अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान ऋणात्मक होता है तथा ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध घटता है। चलिए अगला है, 3% स्लिप की दर 4 पोल 60 हर्ट्ज और 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हेतु रोटर की आवृत्ति क्या है? चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सिंपल सा है, आपकी स्लिप 3% है और 4 पोल का है और 60 हर्ट्ज दिए गए। यहाँ पर हम देख लेते हैं जो कि आपकी स्लिप दी गई है, आवृत्ति दी गई है। फार्मूला आपका होता है रोटर आवृत्ति बराबर सप्लाई आवृत्ति गुणित स्लिप। फार्मूले पर मान रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे, 1.8 हर्ट्ज सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, मोटर की गति शून्य लोड पर 1100 आरपीएम से रेटेड लोड पर 1050 आरपीएम घटती है तो मोटर का स्लिप होगा। चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं। फार्मूला होता है स्लिप बराबर एन एस माइनस एन आर अपान एन एस और प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100 कर देंगे। चलिए यहाँ पर लिखते कम बन रहा है, हम आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से बता देते हैं। जो कि यहाँ पर दिया गया एन एस एन आर, यहाँ पर स्लिप निकालनी है। सिंपल सा आपका ये स्लिप आपकी 4.54 यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा इसके लगभग। चलिए अगला है, यदि किसी प्रेरणी मोटर का सर्पण यानी स्लिप 0.1 हो तो जबकि इसकी तुल्यकालिक गति 1000 आरपीएम है तो इसकी घूर्णक रोटर गति कितनी होगी? चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सिंपल सा वही फार्मूला है जिसकी रोटर गति बराबर यानी एन आर बराबर आपका यानी रोटर गति बराबर 1 माइनस स्लिप गुणे एन एस यानी यहाँ पर आपका फार्मूला होता है। चलिए यहाँ पर आपको बता देते हैं जो कि स्लिप आपकी दी गई एन एस एन आर हमें निकालना है, रोटर गति आपको निकालना है। सिंपल सा फार्मूले पर मान रखेंगे यानी रोटर गति आपकी आ जाएगी ऑप्शन नंबर सी 900 आरपीएम सही उत्तर है। चलिए अगला है, यदि किसी मोटर की तुल्यकालिक गति 1000 आरपीएम है जबकि इसकी आपूर्ति आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इस मोटर की पोलों की संख्या कितनी होगी? फार्मूला आपका होता है जो कि वही हमने आपको बताया जो कि एन एस बराबर 120 एफ अपान पी। फार्मूले पर मान रखना है आपको, ये पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। जो कि यहाँ पर पोल की संख्या आपकी 6 आ जाएगी यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ये थे आज के हमारे प्रश्न जो कि हमने काफ़ी मेहनत से इन प्रश्नों को हल किया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है के एग्ज़ाम फाइट पीडीएफ चैनल। चलिए आज के इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।